बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सबसे ज्यादा निगाहें हैं। वैसे ईवीएम की चर्चा तो पूरे देश में कई सालों से चल रही है। बड़ी बात यह है कि पहले बीजेपी भी ईवीएम पर सवाल उठाती रही है, लेकिन आज वो ईवीएम की सबसे बड़ी समर्थक बन गई है, क्योंकि सत्ता में जो है तो अधिकांश दल दुनिया के विकसित देशों का हवाला देकर ईवीएम पर बैन की बात कर रहे हैं और ये विपक्षी दल है। सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंच चुका है। ईवीएम पर कई सवाल उठे हुए हैं, लेकिन देश में चुनाव ईवीएम से ही कराए जा रहे हैं। ऐसे में बिहार चुनाव के बीच हम ईवीएम के बारे में उस हर बात पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में ईवीएम को लेकर ही करने जा रहे हैं बात कि आखिर ईवीएम में उम्मीदवारों के नाम किस ऑर्डर में शामिल किए जाते हैं और एक ईवीएम में कितने उम्मीदवारों के नाम दर्ज किए जा सकते हैं, कितने वोटर एक ईवीएम में वोटिंग कर सकते हैं और क्यों ईवीएम पर बार बार चुनाव आयोग पलटी मारता है। इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सबसे पहले हम जानेंगे कि ईवीएम में किस उम्मीदवार का नाम पहले आएगा और किसका बाद में, ये कैसे तय होता है, क्योंकि अक्सर ये सवाल उठता है कि इस पार्टी को ऊपर जगह क्यों दी गई है, इस पार्टी को नीचे जगह क्यों दी गई है। इस तरह के तमाम सवाल उठते हैं और उन्हीं सवालों का जवाब हम आपको यहाँ देने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी के उम्मीदवारों के नाम ज्यादातर चुनाव में ईवीएम के टॉप पर होते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ये फैसला कैसे होता है। इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से पहले से ही नियम और मानक तय किए गए हैं, जिसके आधार पर उम्मीदवारों के नाम तय किए जाते हैं। वैसे कई बार चुनाव चिन्ह को लेकर जरूर सवाल उठते हैं कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह ईवीएम में सबसे बड़े साइज में दिखाई देता है, तो दूसरे दलों का साइज छोटा कर दिया जाता है। पहले हम उम्मीदवार के नाम को लेकर बताते हैं कि किस उम्मीदवार का नाम पहले आएगा। ये अल्फाबेट, अब हिंदी में कहें तो वर्णमाला के आधार पर तय होता है। अब बात करेंगे कि ये हिंदी में तय होगा या अंग्रेजी या फिर दूसरी भाषा में। तो इसके लिए भी एक नियम है कि चुनाव जिस राज्य में हो रहा है उस राज्य की जो राजकीय भाषा है उसी आधार पर उम्मीदवारों के नाम तय होंगे। अब जैसे कि चुनाव इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हो रहे हैं और बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है, तो बिहार में ईवीएम पर किस उम्मीदवार का नाम सबसे पहले आएगा, ये हिंदी वर्णमाला के आधार पर तय किया जाएगा। यानी जिस उम्मीदवार का नाम अ से शुरू होगा उसका नाम सबसे पहले आएगा और जिसका नाम य पर होगा उसका नाम ईवीएम में सबसे आखिरी में सेट किया जाएगा। वैसे ये नाम भले ही हिंदी में लिखे हो, लेकिन हिंदी के साथ इन नामों को अंग्रेजी में भी लिखा जाता है, जिससे राज्य में जो गैर हिंदी मतदाता हैं या उस राज्य की जो भी भाषा है उसकी जानकारी अगर किसी को नहीं है तो वो भी नाम पढ़कर वोट डाल सकते हैं। अब एक बात तो साफ हो गई कि नाम वर्णमाला के अनुसार ईवीएम में सेट होते हैं, लेकिन इनमें पार्टियों की भूमिका भी होती है। इसके लिए भी एक व्यवस्था तय की गई है जिससे किसी तरह का कोई भ्रम ना हो। ईवीएम में सबसे पहले राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों का नाम होता है, यानी बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी जैसी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। इनके उम्मीदवारों के नाम सबसे पहले ईवीएम में सेट होते हैं और उसके बाद नंबर आता है पंजीकृत मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय पार्टियों के उम्मीदवार का। अब जब हम बिहार की बात कर रहे हैं तो यहाँ मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय पार्टियों में आरजेडी है, जेडीयू है, सीपीआई एमएल जैसे दल शामिल हैं। उनके उम्मीदवारों के नाम सेट किए जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है उन पार्टियों का जो चुनाव आयोग में पंजीकृत तो हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से उनके उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह भी एक ही आवंटित किया गया है, लेकिन उन्हें क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं मिली है, जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा या मुकेश सहनी की वीआईपी या फिर पशुपति पारस की आरएलजेपी है। और आखिर में नाम आते हैं निर्दलीय उम्मीदवारों के। इन सभी के नाम वर्णमाला के हिसाब से सेट किए जाते हैं और जब सभी उम्मीदवारों के नाम ईवीएम मशीन पर सेट हो जाते हैं तो आखिर में नाम आता है नोटा यानी इनमें से कोई नहीं का। अब ये बात तो हो गई कि उम्मीदवारों के नाम कैसे ईवीएम पर सेट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक ईवीएम पर कितने उम्मीदवारों के नाम सेट किए जा सकते हैं और कितने उम्मीदवार अगर मैदान में आ जाएं तो चुनाव आयोग को ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की नौबत आ सकती है। तो ये बात तो आप सभी जानते हैं कि ईवीएम मशीन के साथ एक बैलेट यूनिट्स को जोड़ा जाता है। एक बैलेट यूनिट पर 16 उम्मीदवारों के नाम सेट किए जा सकते हैं। इसमें से एक खाना जो आखिरी का होता है वो नोटा के लिए होता है। भारत में चुनाव आयोग की तरफ से अभी जो ईवीएम इस्तेमाल की जा रही है वो M3 और M4 मॉडल की है। 24 वॉलेट यूनिट्स को इससे जोड़ा जा सकता है, जबकि इससे पहले वाली जो ईवीएम थी उसमें ज्यादातर 4 वॉलेट यूनिट्स को ही जोड़ा जा सकता है। अब 4 वॉलेट यूनिट्स का अगर हम 16 से गुणा करें तो ये संख्या हो जाती है
64, यानी पुरानी ईवीएम में 64 उम्मीदवारों से ज्यादा होने पर चुनाव के लिए दूसरे विकल्प की तरफ यानी बैलेट पेपर की तरफ जाना पड़ता था और इसमें भी एक जगह नोटा के लिए भी रखनी पड़ती है। ऐसे में जब नई ईवीएम मशीन जिसमें M3 और M4 सीरीज शामिल है उन्हें बनाया गया तो उसमें इस कमी को दूर किया गया। अब एक ईवीएम के साथ 24 वॉलेट यूनिट्स जोड़ी जा सकती हैं, यानी 384 उम्मीदवारों के साथ एक ईवीएम के जरिए चुनाव कराया जा सकता है। उम्मीदवारों की संख्या ये तय करती है कि कितनी वॉलेट यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। ईवीएम में ये बदलाव 2013 में किया गया था, यानी 2013 के बाद चुनाव आयोग को किसी भी सीट पर बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और अब बात करते हैं कि एक ईवीएम की जो कंट्रोल यूनिट होती है वो कितने लोगों को वोट डालने की इजाजत देती है, यानी एक ईवीएम में कितने लोग मतदान कर सकते हैं। वैसे तो चुनाव आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया है कि एक पोलिंग बूथ पर 1200 से ज्यादा लोग वोट नहीं डालेंगे। एक पोलिंग बूथ के लिए एक ईवीएम सेट की जाती है। ऐसे में चुनाव आयोग ने तो साफ कह दिया है कि 1200 वोट ही ईवीएम में डाले जाएंगे। इससे पहले एक पोलिंग बूथ पर ज्यादातर 1500 वोट डालने की व्यवस्था चुनाव आयोग की तरफ से की गई थी। जबकि बात अगर हम ईवीएम की क्षमता की करें तो एक ईवीएम की कंट्रोल यूनिट में ज्यादातर 3840 वोट दर्ज करने की क्षमता होती है। अब जैसा कि चुनाव आयोग तय कर चुका है कि एक बूथ पर 1200 से ज्यादा वोट नहीं होंगे, तो ऐसे में अगर वोटों की संख्या 1200 से ज्यादा हो जाती है तो चुनाव आयोग की तरफ से दूसरे बूथ की व्यवस्था की जाती है। ये तो बात हो गई ईवीएम में किस तरह से चुनाव कराया जाता है। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि भारत में ईवीएम का सबसे पहले इस्तेमाल कब किया गया था, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत में पहले बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी, बाद में ईवीएम से वोटिंग शुरू हुई और सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था 1982 में। केरल के परावूर विधानसभा क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों पर शुरुआत में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इस प्रयोग को तुरंत कानूनी चुनौती मिली। चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार ईसी जोस ने ईवीएम के माध्यम से हुए मतदान और परिणाम को अदालत में चुनौती दी थी। कोर्ट ने जोस की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन बूथों पर ईवीएम से हुए मतदान को अमान्य घोषित किया गया और पुनः मतदान कराने का आदेश दिया गया था, जिसके चलते फिर ईवीएम से वोटिंग कराने के लिए कानून बनाया गया। दिसंबर 1988 में संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया। इस संशोधन के तहत अधिनियम में एक नई धारा 61A जोड़ी गई। इस धारा ने भारत निर्वाचन आयोग को चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग करने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकार प्रदान किया। यह कानूनी संशोधन 15 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ, जिसके बाद ईवीएम के उपयोग को लेकर आगे की राह साफ हो गई। 2004 के आम चुनावों में देश के सभी 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद भारत में लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव, हर चुनाव में ईवीएम का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। ईवीएम से जुड़ी ये अहम जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।